गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस ओरेकल पब्लिक स्कूल में। आइए डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। हमने लास्ट क्लास में अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, तो आइए हम अपना पहला अनुसंख्यक गुणधर्म स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो अनुसंख्यक गुणधर्म है वो है ना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या शॉर्ट में हम बोलेंगे क्या इसको RLVP। ठीक है, तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि वाष्प दाब एक्चुअल में होता क्या है ना। तो आइए हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं, क्या वाष्प दाब। ये वाष्प दाब होता क्या है ना, या इसको वेपर प्रेशर किसको हम बोलते हैं, है ना। तो देखते हैं, चलिए वाष्प दाब या वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। बाय मैंने क्या किया, एक बीकर लिया इस तरह से, है ना। बीकर लिया, अब मैं क्या किया, देखो इस बीकर में, ठीक है, ये जो बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मैं क्या किया, कोई एक द्रव लिया हुआ हूं, है ना। कोई द्रव में लिया हुआ हूं जो कि वाष्पशील द्रव है ना। मैंने यहाँ पर कोई वाष्पशील द्रव ले लिया है जो कि वाष्पित होता है ना। देखो, तो इस द्रव में आप ये वाले भाग को देखेंगे, है ना। तो इस द्रव का ये वाला जो भाग है ये कहलाता है ना, ठीक है। ये एक्चुअल में द्रव की सतह है, ये द्रव की सतह है, ठीक है ना। और ये जो अणु है, ये इन अणु को मैं बोलूंगा सतही अणु। सतह पर पाए जाने वाले जो अणु है उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका सतही अणु बोलूंगा, ठीक है। और ये जो भीतर भाग में है वो है क्या आपका, है ना, भीतर में है, तो इसको मैं बोलूंगा भीतरी अणु, है ना। भीतरी अणु जो कि भीतर में है, ठीक है। सतही अणु और भीतरी अणु, ठीक है। देखिए अब मैं क्या किया, बाय द वे इसको गर्म किया, ठीक है। इसको मैं उष्मा दूंगा या गर्म करूंगा, ताप दूंगा इसको, ठीक है। तो गर्म करूंगा, तो आप जानते हो कि आप जब लिक्विड को, कोई द्रव को जब आप गर्म करते हैं, है ना, जब आप किसी द्रव को गर्म करते हैं तो आपको पता है ना, कि ये वाष्पित हो जाते हैं, है ना। किसी द्रव को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो ये वाष्पित हो जाते हैं, ठीक है। अब वाष्पित कौन सा अणु होगा, तो वाष्पित यही अणु होगा ना जो सतह पर है ना। तो सतह का अणु जो क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, ठीक है। देखो जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो इसको एनर्जी मिलती है अणु को, तो ये फिर क्या करता है, इसको, है ना, धक्का मुक्की करके क्या हो जाता है, ऊपर चले जाता है, सतह तक आ जाता है ना। और सतह पर आता है तो सतह से फिर यहाँ से क्या होता है, हट जाता है, तो सतह से हटेगा, है ना, अर्थात क्या बनाएगा, वो वाष्प बनाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में ये जो सतही अणु है इनमें कुछ विशेष स्पेशल इसमें गुण रहते हैं, ठीक है। जो सतही अणु है इसमें देखो कुछ है ना गुण इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। पहली बात तो ये है कि सतही जो अणु है ना, सतही जो अणु है उनके जो बल है ना, ठीक है, आपस में लगने वाला जो बल है, ठीक है ना, तो वहां पर दुर्बल होता है, दुर्बल बल होता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ दुर्बल बल होने के साथ साथ में यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है इसकी, ठीक है, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होता है, ज्यादा होता है ना। गतिज ऊर्जा जो रहता है वो अधिक होता है। देखो जो सतही अणु है, पहली बात तो उसका आकर्षण बल कम है ना। कैसे कम है, देखो, है ना, अगर मैं किसी बीच के किसी अणु की बात करूं, बल करके, है ना, भीतरी अणु की बात करूं, तो भीतरी अणु जो है देखो चारों तरफ से आकर्षित है ना। भीतरी अणु जो है देखो चारों तरफ से आकर्षित है, ठीक है। लेकिन जो सतही अणु है उसमें देखो आप लोग, है ना, जो बल है वो सिर्फ अंदर की ओर बस है ना। इसको इसका आकर्षण बल जो है किधर लगा है, आपका अंदर की ओर लगा हुआ है, बाहर की तरफ तो कोई बल है नहीं, ठीक है। तो इनका आकर्षण बल आपस में जो अंतराणु जो आकर्षण बल है वो कम है, इस कारण से इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, ठीक है ना। मतलब हम ये देख रहे थे अभी कि वाष्प एक्चुअल में बनता कैसे है ना। तो वाष्प कैसे बनेगा, क्योंकि सतही अणु में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है ना, सतही अणु की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, सतही अणु में जो आकर्षण बल है वो भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब बात आती है क्या वाष्प दाब क्या चीज होता है, क्योंकि हम पढ़ तो वाष्प दाब रहे हैं, है ना।
तो देखते हैं, देखो मान के चलो कि ये जो बीकर है ना, इसको मैं खुला ले लिया हूं। अब क्या करो, इसको किसी बेल जार वगैरह से ढक दो, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, किसी बेल जार से ढक दो इसको। चलो ढक देते हैं किसी बेल जार से, इस तरह से इसको, है ना। यहाँ पर लिक्विड है, द्रव है यहाँ पर, ठीक है, ये द्रव है ना। इसको बेल जार से ढक दिया। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी करो, है ना, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करोगे, ठीक है। तो इसको भी ग्रहण करोगे तो जाहिर सी बात है, देखो इसके भी क्या बनेंगे आपके वाष्प, तो इसके भी बनेंगे, है ना। अब वाष्प तो इसके भी बनेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दो क्रिया एक साथ चलने लगेंगी। देखो कैसे, एक तो आपका द्रव से क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है, ठीक है। तो इस क्रिया को मैं क्या बोलूंगा, वाष्पन बोलूंगा, ठीक है। अब चूंकि ये बंद पात्र है तो कुछ अणु जो है यहाँ पर ठंडा होगा और ठंडा होकर के वापस क्या बनेगा, द्रव बनेगा। मैं इस क्रिया को बोलूंगा क्या, संघनन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया, दोनों क्रिया एक साथ चल रही है ना, ठीक है। देखो क्योंकि हमने यहाँ पर ताप को निश्चित कर दिया है ना, निश्चित ताप कर दिया है, तो निश्चित ताप पर गर्म किए, है ना, जाहिर सी बात इनकी गति भी एक साथ, है ना, आपस में बराबर हो गया, कुछ अणु जो है ना संघनित हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाष्पन और संघनन की क्रिया एक साथ होगी, है ना। और आपको पता है कि जब अग्राभिक्रिया और पश्चाभिक्रिया एक साथ चले तो वहां पर, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्थापित हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखो साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा, किसके किसके बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा, तो यहाँ पर साम्यावस्था स्थापित होगा, है ना, ये वाष्प और द्रव के बीच। क्यों, क्योंकि वाष्पन भी हो रहा है ना, ठीक है, और संघनन भी हो रहा है, तो द्रव और वाष्प के बीच में, है ना, एक साम्यावस्था यहाँ पर स्थापित हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब ये जो वाष्प है, इन वाष्पों के द्वारा इस द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित होगा, है ना, ठीक है। इन वाष्पों के द्वारा इस द्रव की सतह पर दाब आरोपित होगा, इसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, वाष्प दाब मतलब वाष्प के द्वारा डाला गया दाब। कहां पर, द्रव की सतह पर। कंडीशन क्या है ना, कंडीशन क्या है, साम्यावस्था में, है ना, निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर आरोपित दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। आइए डेफिनेशन लिखते हैं इसका, क्या होगा, जैसे हमने फिर से भी देखा है ना, ठीक है, कि निश्चित, ठीक है, ताप हमने क्या लिखा है, निश्चित रख दिया है। तो निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। चाहे तो हम इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, है ना, देखते हैं इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा आपका, है ना, निश्चित ताप पर साम्यावस्था में, निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर है ना, निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है ना, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल है, निश्चित ताप पर साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाता है ना। अब देखते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, कि वाष्प दाब को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करेगा, ठीक है। तो आगे अपना टॉपिक लेते हैं, चलिए, है ना, आगे अपना टॉपिक लेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। आगे अपना आता है क्या, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला जो हमारा पहला कारक है, ठीक है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला पहला कारक है वो है विलायक की प्रकृति, है ना। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला हमारा पहला कारक है विलायक की प्रकृति, ठीक है। देखिए से, हाँ, तो हम क्या किए बाय द वे यहाँ पर, है ना,
मैंने ऐसे 3 बीकर्स ले लिए, फिर यहाँ पर देखो 3 बीकर्स ले लिए, है ना। अब देखो तीनों बीकर ले लिए, अब तीनों में मैं मान के चलो कि पहले बीकर में मैं भर दिया बाय द वे पानी भर दिया H2O, है ना। दूसरे बीकर में मैं भर दिया क्या, एथिल एल्कोहल, है ना, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH ये भर दिया मैंने। तीसरा जो बीकर है, इस तीसरे बीकर में मैंने भर दिया बाय द वे आपका क्या, है ना, ईथर भर दिया, ठीक है, ईथर भर दिया मैंने। अब देखो, है ना, विलायक की प्रकृति देखो, अगर पानी के या जल के 2 अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, या एल्कोहल के 2 अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, या ईथर, है ना, के 2 अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, देखो, है ना, अगर आकर्षण बल प्रबल है ना, मान के चलो कि 2 अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणु आकर्षण बल जो है अगर प्रबल है ना, तो आप खुद से ही दिमाग लगा सकते हैं कि अगर आकर्षण बल प्रबल है तो मेरे को भाई इसको वाष्प बनाने में टाइम लगेगा, और अगर आकर्षण बल कमजोर है तो उस स्थिति में वाष्प मेरे को जल्दी बन जाएगा और ज्यादा मात्रा में वाष्प बनेगा, और जब ज्यादा मात्रा में वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, है ना, जल के 2 अणुओं के बीच अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखो आपका हाइड्रोजन बंद होता है, ठीक है, जल के 2 अणुओं के बीच अगर देखें तो हाइड्रोजन बंद होता है। वैसे तो एल्कोहल में भी होता है हाइड्रोजन बंद, ठीक है, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंद होता है, 2 अणुओं के बीच अगर अपन देखें तो एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंद होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंद होने के कारण से इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो प्रबल होता है, ठीक है, एल्कोहल में भी 2 अणुओं के बीच का आकर्षण बल प्रबल होगा। पर अगर हम बात करें ईथर का, तो ईथर की अगर बात करें तो ईथर में 2 अणुओं के बीच आपस में, है ना, 2 अणुओं के बीच आपस में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, और है ना, यहाँ पर दुर्बल van der Waals बल से जुड़े होते हैं 2 ईथर के अणु आपस में, ठीक है ना। परंतु जल और एल्कोहल में यहाँ पर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन बंध जो रहता है वो ज्यादा प्रबल होता है, किसकी अपेक्षा, है ना, van der Waals बल की अपेक्षा वो ज्यादा प्रबल होता है। तो कहने का अगर मेरे को तीनों में से पूछे कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो मैं देखूंगा कि अणुओं के बीच आकर्षण बल किसमें कम है, तो मैं देखता हूं यहाँ पर कि ईथर में आकर्षण बल कम होता है ना, इसलिए ईथर में आकर्षण बल जो है वो कम होता है, ठीक है। तो ईथर का आकर्षण बल कम है, इस कारण से यहाँ पर ये जल्दी, है ना, ये अणु जो है वाष्पित हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी वाष्पित हो जाएंगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा मात्रा में वाष्पित होगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करेगा, अगर आकर्षण बल अधिक है ना, तो वाष्प दाब कम होगा, है ना, और अगर आकर्षण बल कम है तो उस कंडीशन में, आकर्षण बल कम है तो उस कंडीशन में वाष्प दाब ज्यादा होगा, है ना। अगर आकर्षण बल जो है वो प्रबल है तो उस कंडीशन में वाष्प दाब जो कम होगा, है ना। अगर हमको कोई किसी पूछेगा कि तीनों में से किसका वाष्प दाब अधिक होता है, तो ईथर का वाष्प दाब अधिक होता है। क्यों अधिक होता है ईथर का वाष्प दाब, क्योंकि इनके बीच का आकर्षण बल कमजोर है, ठीक है ना। उसके बाद एल्कोहल का, ठीक है, फिर सबसे कम यहाँ पर किसका होगा, पानी का होगा, वाटर का होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, विलायक की प्रकृति, है ना, किस तरह से, है ना, वाष्प दाब को प्रभावित करती है। उसी प्रकार से दूसरा जो हमारा प्रभावित करने वाला कारक है वो है ताप, ठीक है। तो ताप अगर आप बढ़ा देते हो तो ताप बढ़ाओगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा वाष्प बनेगा, ठीक है। तो मतलब ताप अगर बढ़ाओगे, है ना, ताप अगर बढ़ाओगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ताप बढ़ाओगे तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, है ना, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, है ना। अब यहां से कहानी शुरू होती है, ठीक है। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, ठीक है। देखो, यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, है ना, मान के चलो कोई शुद्ध विलायक है ना, तो यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए, है ना, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो कि ये कोई शुद्ध विलायक है, ये कोई शुद्ध विलायक है ना। इस शुद्ध विलायक को मैं जब गर्म करता हूं तो फटाफट ये वाष्पित हो जाता है, पर इसमें मैंने अब क्या किया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, ठीक है। जैसे मान के चलो कि शुद्ध विलायक है ना, कोई शुद्ध पदार्थ है जो वाष्पित डायरेक्ट हो जाता है एकदम अच्छे से,
ठीक है। अब मैं क्या कर दिया, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया, एक ऐसा विलेय मिला दिया जो वाष्पित नहीं होता है ना। वाष्पित नहीं होगा मतलब क्या होगा, देखो द्रव की सतह पर विलायक के अणु तो रहेगा ही, साथ साथ कुछ कुछ विलेय के अणु भी रहेंगे, है ना। विलेय का अणु रहेगा तो यहाँ पर देखो वाष्प कम बनना शुरू हो जाएगा, और वाष्प कम बनेगा, है ना, तो वाष्प दाब में क्या होगा, कमी आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है, और वाष्प दाब में इस कमी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं इस कमी को, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे थे वाष्प दाब, है ना, हम पढ़ रहे थे वाष्प दाब, लेकिन हमको पता चल गया कि वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, अब अपेक्षिक बस बचा हुआ है, मान के चलो। ठीक है, तो देखो, है ना, वाष्प दाब में अवनमन क्या है, कोई पूछेगा तो क्या आंसर देंगे आप, है ना। तो उस समय आप बोलेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। वाष्प दाब में इस कमी को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। अगर अपन उसको, है ना, दर्शाने की कोशिश करें तो देखिए, मान के चलो कि शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, ठीक है, मान के चलो कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो है, मान के चलो कि Pa0, है ना, मान के चलो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब Pa0 है, और विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब कितना है, मान के चलो Pa है। ठीक है, तो हमको पता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब Pa0 है, और विलयन में उपस्थित विलायक, शुद्ध विलायक का, अब विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब मान के चलो Pa है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कितना कमी आया है निकालना है तो क्या करोगे, Pa0 माइनस Pa, इसी कमी को तो क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है, कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है, और इस वाष्प दाब में कमी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। उस कमी को कैसे दर्शाओगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा, है ना, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब कम। ठीक है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से, है ना, विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आपको आंसर निकल जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो खत्म होते हैं, है ना। इसी तरह से आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना डिस्कस करेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के बारे में, राउल्ट के नियम के बारे में, है ना। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।